I'ma make it there. 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 Hello, good evening everyone. My name is Shubham Jagdish and I'm a teacher at City Montessori School, Kanpur Road campus. ऑलराइट क्लास, तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। इस पार्ट में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इसके बाद कॉस्ट एंड रेवेन्यू का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑलराइट क्लास, तो ये जो मैं पढ़ाया जा रहा हूं वो एज पर रिड्यूस सिलेबस है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस में नहीं है। सारी चीजें कवर करने वाला हूं मैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो में कवर करने वाले हम लोग लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स, वाइज एलएसी यू शेप, उसके बाद इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, शिफ्ट ऑफ एलएसी कर्व, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, टीआरएआरएमआर क्या होता है, फिर उसके रिलेशनशिप इन परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। ऑलराइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करने जा रहा हूं बेटा लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के बारे में बताना। लॉन्ग रन का मतलब ये होता है बच्चे, शॉर्ट रन में क्या होता है, एक फिक्स फैक्टर होता है, बाकी वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी फिक्स फैक्टर वहां पर नहीं होता है। तो पहली चीज जो हमें पढ़नी है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स में, हमें दो चीज पढ़नी है। पहला पढ़ना है हमको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये क्या होता है, अगर हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व को यूनिट से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। सेम तरीका हम लोग अपनाते थे शॉर्ट रन के लिए, लेकिन अब बता रहा हूं आपको वही सेम तरीका हम लोग यहां भी लगाने वाले हैं। अगर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो कोई पूछे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है तो क्या बताओगे, इट इज अ पर यूनिट ऑफ लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। लाइकवाइज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बारे में पढ़ना है, और ये क्या होगा, इट इज एन एडिशन इन टोटल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसका रिलेशनशिप भी हम लोग पढ़ेंगे। एलएसी का एक सेपरेट टॉपिक है, एलएसी इज यू शेप, तो भी मैं बताने वाला हूं उसके बारे में। जल्दी से समझते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जीरो, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पर है यूनिट्स और यहां पर है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LAC, दिस इज LMC। एग्जैक्टली सेम डायग्राम बन रहा है बच्चे जो हम लोगों ने शॉर्ट रन में बनाया था, और सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलती जुलती है। क्या है देखिएगा बेटा, इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं A और ये है Q। इसका रिलेशनशिप समझते हैं। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं बेटा, जब तक LMC कर्व कम है LAC कर्व से, मैं अब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बोल रहा हूं, अब LL बार बार नहीं लगा रहा हूं, लॉन्ग रन नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, जब तक एवरेज कॉस्ट कर्व से मार्जिनल कॉस्ट कर्व कम है तब तक एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल कर रहा है। ठीक है ना, क्या बोला, व्हेन LMC इज लेस देन LAC, LAC इज फॉलिंग। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, तब तक LAC कर्व कम हो रहा है। सेकंड पॉइंट देखो बेटा क्या हो रहा है, जब LMC और LAC एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट पर क्या है, LAC कांस्टेंट है। मतलब व्हेन LMC इज इक्वल्स टू LAC देन LAC इज कांस्टेंट। लाइकवाइज थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है हमारा, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जैसे ही ज्यादा होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से, वैसे ही LAC इंक्रीज करने लगता है। क्या बोला मैंने, व्हेन LMC इज मोर देन LAC स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। क्लियर है। शॉर्ट रन से लॉन्ग रन के क्या डिफरेंस है, शॉर्ट रन में एक फिक्स फैक्टर होता है, बाकी वेरिएबल होते हैं, स्मॉल स्केल पे काम हो रहा होता है, और लॉन्ग रन में आप बड़े स्केल पे काम कर रहे होते हो और वहां पर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। जल्दी से ये नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग वाइज LAC कर्व यू शेप। ठीक है, ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक काफी बड़ा है और काफी थ्योरेटिकल भी है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग है सर, तो आप इसको कुछ शॉर्ट में कुछ ट्रिकी वे में बता दीजिए। तो मैं इसका मीनिंग बताने जा रहा हूं आपको, क्या क्या सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आती तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, समझ में आ जाएगा। चलो भाई, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड क्यों होता है। भाई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप तो होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, लेकिन लॉन्ग रन कर्व यू शेप्ड होता है इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। ये इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है समझते हैं। जब अपना फर्म, कोई भी फर्म प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर कर रहा होता है तो क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट, उसकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी स्टार्ट्स फॉलिंग।
अगर वो फॉल कर रही होती है तो पर यूनिट कॉस्ट में कमाई हो जाती है कंपनी की, कोई खर्चा कम हो रहा है, उसे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैंने लिखा भी है, सेविंग इन पर यूनिट कॉस्ट एज आउटपुट इंक्रीजेस इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सिमिलरली इसका उल्टा मतलब क्या, अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, हद से ज्यादा, और उससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने लगेगी, उसे बोलेंगे हम लोग डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैंने लिखा भी है यहां पर, डिस सेविंग इन पर यूनिट कॉस्ट एज आउटपुट इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है अभी हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, पर यहां पर आप देखते हैं अगर हमारी कॉस्ट कम हो रही है तो इसको बोला इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फिर कांस्टेंट है, फिर जब बढ़ने लगी इसे बोलेंगे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, ये इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से आपका यू शेप होता है। चलिए, अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल दो तरह की है बेटा। पहली है इंटरनल इकोनॉमीज, मतलब बिजनेस के अंदर की चीजें, एक प्लांट, एक फैक्ट्री के अंदर की चीजें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बड़े मासिव लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम प्लांट साइज बढ़ा देंगे, फैक्ट्रीज इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है, यहां पे लिखा है प्लांट साइज बढ़ा देंगे इंटरनल इकोनॉमीज के लिए। तो उससे होता क्या है, आइए देखते हैं। इंटरनल इकोनॉमीज के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब हमारी बात समझने, मेरी बात समझिएगा। इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब क्या है, इकोनॉमीज का मतलब क्या है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेव करना। अब ये दो तरह से हो सकता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली कैसे हो सकता है वो पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनली हो सकता है टेक्निकल इकोनॉमीज से। टेक्निकल इकोनॉमीज का मतलब क्या है, मैंने कोई टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर दी, एडवांस टेक्नोलॉजी ले आया, इससे हमारा वेस्टेज कम होने लगी, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने लगी, पर यूनिट कॉस्ट कम होने लगी। फिर दूसरा है ग्रेटर स्पेशलाइजेशन, मैंने ऐसे लेबर्स रखे जो स्पेशलाइज और स्किल्ड लेबर्स हैं, वो कम समय में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है। तीसरा है यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट्स मतलब पेट्रोल निकालते हैं तो डीजल, केरोसिन उसका बाय प्रोडक्ट होता है। तो कोई भी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं उसके बाय प्रोडक्ट्स को भी अगर इस्तेमाल करने लगेंगे, उससे भी हमारे पर यूनिट कॉस्ट कम होने लगेगा, प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। और थर्ड है बिगर डायमेंशन। बिगर डायमेंशन का मतलब क्या है, अगर कंपनी को एकदम से अपना आउटपुट डबल करना है या बहुत बड़े लेवल पर उसको इंक्रीज करना, तो कोई जरूरी नहीं है कि बार बार उसको प्लांट बड़े करने पड़े। उसके पास स्किल्ड लेबर है, उसके पास बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, उसका आउटपुट भी इंक्रीज कर सकता है। हो सकता है कि अभी केवल हमारी जो मशीन चल रही है वो 10 घंटे चल रही है, हम रात में भी उसको फंक्शन कर दें, दिन रात दोनों चलने लगे, डबल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो प्लांट हमारा वही रहा, कैपेसिटी हमारी प्लांट की तो ज्यादा थी, हम प्लांट वही, केवल लेबर्स इंक्रीज कर दिए। तो क्या है, बिगर डायमेंशन को भी एंजॉय करता है, उससे भी पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। ये सारे फैक्टर्स हैं टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी से। टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होगी, अपडेट होगी, उतनी पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय करेंगे। फिर है रिस्क एंड सर्वाइवल। रिस्क एंड सर्वाइवल समझिएगा क्लास, अगर बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही होती है तो इस समय से कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो बिजनेस बंद हो रहे हैं, इस तरह के रिस्क को सर्वाइव कर सकती है इतनी बड़ी कंपनी, उसका इतने बड़े लेवल पर काम कर रही है, पर यूनिट कॉस्ट इतना कम है, तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सर्वाइव कर सकती है, बिकॉज उसके पास प्रॉफिट और उसके पास मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। फिर बढ़कर बात करते हैं मैनेजीरियल इकोनॉमीज की। मैनेजीरियल इकोनॉमीज का मतलब क्या है, हमने अच्छे मैनेजर्स रखे हैं, हमने डिपार्टमेंट वाइज चीजों को बांट दिया है। मेरी इंडस्ट्री थी, उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग कर दिया, सेल्स डिपार्टमेंट अलग कर दिया। हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के ऊपर नजर रखे हुए, तो आउटपुट उससे इंक्रीज होने लगता है और आपका पर यूनिट कॉस्ट कम होने लगता है। इसे बोलते हैं मैनेजीरियल इकोनॉमीज। अब आते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज। अब अगर इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पर काम कर रही है तो उसको इजीली बैंक लोन्स मिल जाते हैं, कम मॉर्टगेज रख पे लोन मिल जाते हैं। इतना बड़ा प्लांट होता है तो उसको मॉर्टगेज रख के भी लोन मिल जाता है, प्लांट को मॉर्टगेज कर दिया, लोन मिल गया, सस्ते दरों पर उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन दे देता है, तो उससे आपके पास एक सरप्लस फंड बने रहते हैं, तो आप बड़े लेवल पर काम कर सकते हो। जैसे अभी आपने देखा अंबानी के ऊपर कई लाख करोड़ रुपए का लोन था, मतलब कई लाख करोड़ रुपए का लोन अंबानी को मिला था, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर सेटअप कर दिया। हाँ, हाउएवर वो अपना रीपे कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमीज इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। अगर आप इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हो, अगर तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी जैसे बिग बाजार है, रिलायंस फ्रेश है, तो उनका खुद का ट्रांसपोर्ट भी है, खुद के स्टोरेज भी है, खुद के वेयर हाउसेज भी है और खुद के आउटलेट्स भी है। तो अगर बड़े लेवल पर काम कर रहे हो तो अगर ट्रांसपोर्ट भी आपका है, वेयर हाउस भी आपका है, स्टोरेज भी आपका है और रिटेल आउटलेट्स भी आपके हैं, तो उस केस में भी आपके पास पर यूनिट कॉस्ट कम होने लगती है। आगे बढ़ते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा खर्च करती है, R&D डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छा सेटअप कर रखा होता है, तो उसके आने वाले जो उस पर्टिकुलर कंपनी को आने वाले सालों में, आने वाले समय में कैसी नीड्स होंगी ये पता चलती रहेगी।
क्लियर है क्लियर? आपने एक छोटा सा एग्जांपल सुना होगा कि बजाज पहले चेतक का वो बनाता था स्कूटर, एकदम से वो आके बाइक पर ट्रांसफॉर्म हो गया। तो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया? बिकॉज उनका R&D डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग था। क्लियर? इसीलिए वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई। LML बंद हो गई, LML स्कूटर बनाता था, आज की डेट में LML है क्योंकि उनका R&D डिपार्टमेंट उतना स्ट्रांग नहीं था। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, मतलब वो सारी चीजें जो बिजनेस के अंदर नहीं है, सराउंडिंग से मिलती है, लेकिन हमें पर यूनिट कॉस्ट को कम करने में मदद करती है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। आज की डेट में IT हब हमारा बैंगलोर बना है, ठीक है ना। अब बैंगलोर में सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है। अब एक कंपनी अपने अंदर काम करके आउटपुट इंक्रीज करके पर यूनिट कॉस्ट कम कर सकती है, और एक्सटर्नली अगर वहां के फैक्टर्स को यूज करके भी वो पर यूनिट कॉस्ट कम कर सकती है। कैसे कम कर सकती है, आइए देखते हैं। पहली बात तो क्या है, चीपर इनपुट्स हैं। अगर आपने देखा होगा कि अगर एक इंडस्ट्रियल एरिया है तो इंडस्ट्रियल एरिया में इनपुट्स रॉ मटेरियल्स ही बड़े सस्ते मिलते हैं, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज को चाहिए आपकी तरह। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे कानपुर के पास जो लेदर फैक्ट्री है, वहां पे लेदर का जितना भी इनपुट लगता है बहुत चीपर, क्योंकि कई फैक्ट्रीज वहां पर लगी हुई है। एक इनपुट ये भी कंपनी खरीद रही है, दूसरी कंपनी भी खरीद रही है, तीसरी कंपनी भी खरीद रही है, तो वहां की आपकी एक्सटर्नल इकोनॉमीज का हेल्प मिल जाती है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स का हेल्प मिल जाता है, सस्ते इनपुट्स मिल जाते हैं। दूसरा है स्किल्ड लेबर्स। अब क्या है, वहां पर एकदम भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगी हुई मतलब क्या है, मतलब आज की डेट में देखिए, अगर बैंगलोर की बात करें तो वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज लाइक कहीं भी मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बिकॉज वहां उस चीज का हब है, तो आपको एक्सटर्नली वो चीज आपके बिजनेस में इंटरनली हेल्प कर रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मुझे स्किल्ड लेबर चाहिए था, मुझे तुरंत स्किल्ड लेबर मिल गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो उससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। तीसरी है हमारी एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप करने लगती है। एंसिलरी इंडस्ट्री का मतलब क्या है, सपोर्टिंग इंडस्ट्री या बाय प्रोडक्ट इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, अगर मैं शू मैन्युफैक्चरर हूं तो हो सकता है कि मेरी एंसिलरी इंडस्ट्री क्या हो सकती है, मेरी फीतों की, जूते के फीते, सॉक्स, ये सारी एंसिलरी इंडस्ट्री है, तो उनका भी एकदम से ग्रोथ आपको आपकी ही सराउंडिंग्स में मिलने लगेगी। उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा और पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, अगर आप किसी हब में बैठे हुए हैं तो आपको क्या मार्केट में डिमांड है, कैसी डिमांड फ्यूचर में आने वाली है, तो उस तरह की भी हेल्प मिल जाती है, बिकॉज सबको इंफॉर्मेशन बराबर मिलता है, आप हब में बैठे हो इसलिए। पॉइंट है हमारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है बच्चे, जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर एरिया में होती हैं तो वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है, पावर मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। तो मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पर बहुत सारा इंडस्ट्री है तो वहां पर सारी फैसिलिटीज का कंसंट्रेशन हो जाता है। तो आई होप आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोथ इंटरनल एक्सटर्नल समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चे डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पर। डिसइकोनॉमिक्स का मतलब हमको पता ही है, अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन हमारी पर यूनिट कॉस्ट भी बढ़ने लगे तो उसके पीछे इंटरनली रीजन क्या है। पहला है मैनेजरियल इनएफिशिएंसी। अब बहुत सारे मैनेजर्स अगर एक कंपनी में हो गए हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हर डिपार्टमेंट उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है, इसलिए आपका पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज करने लगता है। दूसरा है लेबर इनएफिशिएंसी। जब आप हद से ज्यादा काम करवाओगे, शिफ्ट में काम करवाओगे, और उस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या होता है कि अब लेबर्स का काम करने का मन नहीं है या लेबर अब उतने मन से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लेबर इनएफिशिएंट भी रहता है। इसकी वजह से भी हमारा पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने लगता है, वेस्टेज बढ़ने लगती है। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल डिसइकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है, पहले क्या था कि एक मशीनरी एक आदमी से चल सकती थी, लेकिन हम लोगों ने प्रोडक्शन बनाने के लिए और आदमी रख लिए तो और क्राउडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फैक्ट्री उतना ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाएगी। ओवर क्राउडिंग होने की वजह से क्या होता है, एक लेबर सोचता है कि दूसरा वाला लेबर काम कर ले, दूसरा लेबर कहता है तीसरा काम कर ले, जिसकी वजह से तीनों लोग काम नहीं करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। और एक और टेक्निकल डिसइकोनॉमिक्स में आपको समझना पड़ेगा, अगर हम कोई एक फैक्ट्री की लिमिट होती है, मान लेते हैं एक जूसर है जिसमें हम 100 ग्लास जूस निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसमें अगर 500 ग्लास जूस निकालेंगे तो जूसर जल्दी जल्दी खराब होने लगता है, उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होने लगती है। और अब बढ़ते हैं एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स, मतलब वो फैक्टर्स जो फर्म या इंडस्ट्री के बाहर के हैं। पहला है राइज इन इनपुट प्राइस। अब जब एक एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, वहां पर शॉर्टेज होने लगती है रॉ मटेरियल्स की। जब शॉर्टेज होगी तो लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तब वहां पर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, रॉ मटेरियल्स के इनपुट प्राइस महंगे होने लगेंगे। दूसरा हायर वेजेस। हायर वेजेस का मतलब क्या है बेटा, जब यहां पर बहुत ज्यादा हमें स्किल्ड लेबर्स की जरूरत होगी और तो स्किल्ड लेबर्स का पैसा
बढ़ने लगता है, वो ज्यादा डिमांड करने लगते हैं सैलरी और वेजेस की। और थर्ड है कॉस्टलियर ट्रांसपोर्ट, बॉटल नेक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है जब एक एरिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं और ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, तो वो इंडस्ट्री दूसरा, मतलब अगर ए इंडस्ट्री को दूसरा ट्रांसपोर्ट चाहिए, बी इंडस्ट्री को भी वही ट्रांसपोर्ट चाहिए, सी इंडस्ट्री को भी वही ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्टर जो है डिमांड ज्यादा जब बढ़ जाती है तो उसके रेट बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज करने लग जाती है। आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा, जहां बहुत बड़ा टॉपिक था। जल्दी से नोट कर लो, फिर बढ़ता हूं और रेवेन्यू स्टार्ट करता हूं। जल्दी से नोट करो। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक पे है हमारा शिफ्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। शिफ्ट दो तरह से होता है बेटा, या तो हमारी जब ये मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारा एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये जो ऊपर की तरफ एरो बता रहा है कि हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बढ़ गई, मतलब पर यूनिट कॉस्ट हमारी जब बढ़ जाएगी। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है डिस इकोनॉमीज की वजह से, अभी पढ़ा है हम लोगों ने। और अगर हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाए, जैसे बोलते हैं इकोनॉमीज। ऑलराइट, तो कोई पूछे अगर अपवर्ड शिफ्ट और इन एलएसी कर्व क्यों होता है, तो आप बता सकते हो ड्यू टू डिस इकोनॉमीज, और डाउनवर्ड शिफ्ट क्यों होता है? ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चलिए, ये पूरा पोर्शन ऑफ कॉस्ट खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग अब रेवेन्यू के टॉपिक में क्लास। अभी रेवेन्यू क्या होता है ये हमें समझना है। रेवेन्यू का मतलब क्या है? अगर आपने कुछ बेचकर कुछ पैसा कमाया, उसे बोलते हैं रेवेन्यू। अगर मैं बोलूं कि मैंने 100 पेन्स को 10 रुपए में बेच दिया, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 1000 रुपए। दिस इज नोन एज टीआर, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालना हो, तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय पर यूनिट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या? अभी अगर हमको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो, तो ये कैसे निकाल सकते हैं? चेंज इन टोटल रेवेन्यू, मतलब TRN माइनस TRN माइनस 1, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग MR। क्लियर है, क्लियर? अब हमको बिहेवियर ऑफ दीज कर्व्स डिफरेंट मार्केट की कंडीशंस में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो कंडीशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक टाइप ऑफ मार्केट होती है बेटा, तो इसको हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे जब मार्केट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन एक तरह की मार्केट होती है, बस इतना समझना है इसके वीडियो में। चलो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको बताने जा रहा हूं। इसके अंदर हमारे AR, MR और TR कर्व कैसे बनेंगे। तो जल्दी से एक कॉलम बनाते हैं बेटा। प्राइस लिया है हम लोगों ने 15, फिर लिए हैं हम लोगों ने यूनिट्स हम लोग बना रहे हैं 5, 1 2 3 4 5। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है हमारी? 15। ठीक है, अब हमको बताओ टोटल रेवेन्यू कितना होगा। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? हमने 15 रुपए में एक क्वांटिटी बेची, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 15। तो मतलब टीआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टीआर का फॉर्मूला हो जाएगा प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, लाइकवाइज 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 4 60, 15 इंटू 5 75। ये हो गया हमारा टीआर। अभी हम लोग एआर कैसे निकाल सकते हैं? एआर हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट्स। 15 डिवाइड बाय 1 15, 30 डिवाइड बाय 2 15, 45 डिवाइड बाय 3 इज 15 अगेन, 60 डिवाइड बाय 4 इज 15, देन 15। तो अभी तक तो हमको एक कंक्लूजन ये समझ में आ गया कि परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में प्राइस और एआर सेम होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई। अब निकालते हैं अपन लोग एमआर निकालते हैं। एमआर कैसे निकालते हैं? डिफरेंस बिटवीन चेंज इन टीआर। पहली यूनिट पे तो 15 ही लिखा, 15 से 30 कितना चेंज आया? 15। 30 से 45 कितना चेंज? 15 और फिर 15। ओहो, हम लोग को एक और कंक्लूजन यहां से समझ में क्या आता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस, एआर और एमआर तीनों ही सेम होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब मैं इनका रिलेशनशिप बताने जा रहा हूं। जल्दी से बनाते हैं एक डायग्राम और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं कहां बनाऊं? मैं यही बना देता हूं डायग्राम। चलो, परफेक्ट कंपटीशन में एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहां पर हम लोगों ने लिया है यूनिट्स, यहां पर बना रहे हैं प्राइस ऑब्लिक टीआर ऑब्लिक टीआर नहीं ऑब्लिक एआर ऑब्लिक एमआर। इस डायग्राम में बना रहे हैं हम लोग प्राइस, एआर, एमआर। तो प्राइस, एआर, एमआर क्योंकि सेम है इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगी। तो यूनिट्स कितनी थी हमारी? 1 2 3 4 5। सब पे हमारी टीआर सब पे हमारी एआर, एमआर और प्राइस सेम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एआर इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू प्राइस। तो पहला कंक्लूजन तो आपको ये समझ में आ गया बेटा कि
हमारी परफेक्ट कंपटीशन के केस में AR, MR और प्राइस सेम होता है। और अब बढ़ते हैं हम लोग TR के बनाते हैं। TR एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहां पर लिया यूनिट्स, यहां बना दिया TR। ठीक है, अब भाई देखो यूनिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5। TR कितना है बेटा, पहले था 15, फिर 30, 45, 60, 75। चलो प्लॉट कर दे। फर्स्ट पे कितना है 15, सेकंड पे कितना 30, थर्ड पे कितना 45, फिफ्थ पे कितना 60, फिर 75। मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी TR की। अब आप लोग के दिमाग में ख्याल ये आ रहा होगा सर आपने जीरो से क्यों शुरू कर दिया, तो जीरो से क्या हो सकता है, अगर मैं एक भी यूनिट नहीं बेचूंगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो TR कर्व कैसा बनता है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और AR MR प्राइस कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में TR AR MR कैसे बनेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से नोट करो, बढ़ता हूं आगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने TR AR MR कर्व के बिहेवियर के बारे में इन इम्परफेक्ट कंपटीशन काइंड ऑफ मार्केट। चलो भाई, हमने यहाँ पे प्राइस सेट किया है 20, 18, 16, 14, 12, 10, 20, 18, 16, 14, 10, 12, 14, 12, 10, 8 और यूनिट्स है हमारे पास 1 से लेकर 7 तक। तो फटाफट से निकालते हैं हम लोग TR कैसे निकालेंगे, 20 इंटू 1 20, 18 इंटू 2 36, 16 इंटू 3 48, then 14 into 4 56, 12 into 5 60, 10 into 6 60, 8 into 7 56। ऑलराइट, तो फटाफट निकालते हैं। AR कितना आएगा, चेक करके देखो, 20 डिवाइड बाय 1 20, 36 डिवाइड बाय 2 18, मतलब AR और प्राइस सेम आएंगे, 16 14 12 10 8। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी AR इज इक्वल्स टू प्राइस होता है। तो यहां से ये समझ में आया कि रेवेन्यू के केस में प्राइस और AR सेम चीज है। चलो अब निकालते हैं बेटा हम लोग MR कितना हो जाएगा, पहले पे तो 20, फिर 60, 36 माइनस 20 इज 16, 48 माइनस 36 इज 12, 56 माइनस 48 इज 8, 60 माइनस 56 इज 4, 60 माइनस 60 इज 0, 56 माइनस 60 इज माइनस 4। ऑलराइट क्लास, तो जल्दी से बनाते हैं हम लोग AR और MR कर्व को, प्लॉट करते हैं। फिर आप चाहो तो उसको फ्री हैंड भी बना सकते हो। यूनिट्स यहां पर ले लिए, यूनिट्स है हमारे पास 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऑलराइट, और यहां पर लेते हैं हम लोग इस पॉइंट में प्लॉट कर रहे हैं AR और MR। 4 4 का डिफरेंस ले लेते हैं, 4 8 12 16 और 20। चलो फटाफट प्लॉट करते हैं। पहले AR को, यूनिट्स 1 थी तो AR कितना था 20, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पे कितना हो गया AR 18, तो समवेयर नियर बीच में। थर्ड पर था 16, फोर्थ पर कितना है बेटा 14, 12 और उसके बीच में। 5 पे कितना है, 5 पर है 12, 6 पे कितना है 10, ऑलराइट, फिर कितना है 8, 7 पर है 8। तो कुछ हमारा AR कर्व ऐसा बन रहा है। ऑलराइट, तो चलिए MR कर्व भी फटाफट प्लॉट करके भी दिखा दे रहा हूं, तो बिहेवियर समझ में आ जाएगा। पहली यूनिट पे 20 मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, दूसरी पे 16, तीसरे पे 12, चौथे पर 8, पांचवे पर 0 नहीं, फिफ्थ पे 4, 6 पर 0 और 7 पर -4। तो जो AR कर्व है ऐसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है बेटा, ठीक है। MR कर्व हमारा ऐसा बन गया, ठीक है। चलो AR और MR कर्व प्लॉट करना आ गया, वैसे ही प्लॉट करते हैं अपन लोग TR कर्व। X 0 5, ठीक है। चलो चलो, अगर मैं डायरेक्टली प्लॉट कर दे रहा हूं, आप लोग चाहो तो अपने आप जैसे मैंने ये प्लॉट किया वैसे बना सकते हो। तो TR कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए इसका रिलेशनशिप समझते हैं और उसके बिहेवियर को भी समझते हैं। तो रिलेशनशिप पहले पढ़ते हैं TR एंड MR के बीच में।
ठीक है, टीआर और एमआर के बीच में रिलेशनशिप समझते हैं बेटा। और क्या ये दोनों एक साथ डायग्राम नहीं बनाए, मैंने अलग अलग बनाए, बुक में एक साथ बने हैं, तो आप वैसे भी बना सकते हो। मैं यहां पर से शेड्यूल से आपको पूरा रिलेशनशिप समझा दूंगा। देखो भाई, जब तक एमआर पॉजिटिव है, मतलब इस पॉइंट तक, 0 से पहले तक, देखो जब तक एमआर पॉजिटिव है टीआर इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, पहला, एज लॉन्ग एज एमआर इज पॉजिटिव टीआर इज इंक्रीजिंग। फिर देखो क्या हुआ, जब एमआर 0 हो गया टीआर मैक्सिमम हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, when MR is 0 TR is maximum। ऑलराइट, फिर जब MR नेगेटिव हो गया TR starts falling। थर्ड क्या हो गया बेटा, when MR is negative TR starts falling। सबसे आसान लहजे में मैंने आपको रिलेशनशिप समझाया, आई होप समझ में आया होगा। तो देखो भैया, MR से पहले तक, देखो 0 से पहले यहां तक MR पॉजिटिव है, TR बढ़ रहा है। फिर जब MR 0 हो गया TR मैक्सिमम हो गया। फिर MR जब नेगेटिव हो गया TR स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है, ऑलराइट, एक्सक्यूज मी, ऑलराइट, यहां तक समझ में आ गया बेटा। अभी हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। AR एंड MR का रिलेशनशिप क्या है बेटा, AR हमेशा ज्यादा है MR से, ठीक है ना। AR इज मोर देन MR और MR इज फॉलिंग। जब जब क्या होता है, AR ज्यादा होता है MR से, MR कम हो रहा होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली अगर कंडीशन हो जाए, अगर AR इज इक्वल्स टू MR, ऐसा कभी हो जाए, तो ये दोनों क्या होते हैं, दे बोथ आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये कभी कंडीशन हो जाए जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होती है, वहां पर क्या होता है, दे बोथ आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां तक समझ में आया? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहीं तक हमारे सिलेबस में है चीजें। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसके न्यूमेरिकल्स एक बार ट्राई करके देखिएगा। कोई डाउट आता है तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मेरे से पूछ सकते हो। इसका रेलेवेंस कोर्स में नहीं है, तो यहीं तक कोर्स में था, जितना कोर्स में है मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है। और क्लास, दिस वॉज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने क्लासमेट से शेयर करिए। थैंक यू।